हेलो दोस्तों, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस वीडियो में। और गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मूल अधिकारों का पार्ट नंबर 2। तो पिछले वीडियो में बात कर चुके थे आर्टिकल 12 से लेकर 21-22 तक, और जिसमें हमने मूल अधिकारों के साथ में स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 23 से लेकर 32 तक, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार आते हैं। उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने पूरी बता दी है। और मैं आज आपको डायरेक्ट आर्टिकल 23 से स्टार्ट करके बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 23 की, और आर्टिकल 23 में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें दो आर्टिकल है, एक 23 और एक 24। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव दुर्व्यवहार, बलात्, श्रम निषेध, यानी कि मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, यानी कि किसी भी प्रकार का श्रम से शोषण नहीं किया सकता, ये बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। इसमें 4 पॉइंट इसमें आते हैं। 4 पॉइंट में आते हैं। पहला, पुरुष, महिला, बच्चे के सामान्य अंग की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी व्यक्ति के अंग को अवैध तरीके से खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद महिला और बच्चों का अनैतिक व्यवहार, किसी महिला के साथ अनैतिक व्यवहार या बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार, इस पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद में आर्टिकल 23 आपका देवदासी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाता है। देवदासी प्रथा क्या थी? हमारे साउथ क्षेत्र में, भारत के दक्षिण भारत के हिस्से में कुछ मंदिरों में, कुछ गाँव में ये सिस्टम चलता था कि वहाँ पर जो महिलाएं थी उनको उस मंदिर के द्वारा भगवान से विवाहित कर दिया जाता था। उनके जो पतिदेव थे वो मंदिर के भगवान को बना दिया जाता था और उनको वहीं पर सौंप दिया जाता था, और फिर उनको वहाँ पर शोषण होता था। जो पुजारी पंडित वगैरह वो उनका शोषण करते थे, तो उसके विरुद्ध में देवदासी प्रथा, तो उसका भी प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। उसके बाद में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाता है, जो पुराने समय में चलती थी, आज भी कहीं कहीं चलती है। तो इन सभी प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। तो गाइस, ये था आर्टिकल 23। उसके बाद में आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है कारखानों आदि में बालकों का निषेध, यानी कि आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी कारखाने या खनन कार्य में बाल श्रम में नहीं लगा सकते। ये आर्टिकल 24 हमारा बोलता है। अब कभी आप में से किसी के दिमाग में ख्याल आया होगा कि जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा जाता? तो आर्टिकल 24 में एक बात ये भी लिखी है कि अगर किसी तरह की शारीरिक या मानसिक क्षति नहीं होती है उस कार्य में, तो उसका काम कर सकता है। इसकी भी थोड़ी सी छूट इसमें लिखी है, तो उसको एक्टर एक्ट्रेस में अपने फिल्म कलाकारों में यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद में 2006 के बाद से ये नियम भी लाया गया है कि जो घरेलू कार्य है, जो नौकरशाही के कार्य है, जैसे कि होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर कहीं छोटे मोटे काम होते हैं, वहाँ पर भी प्रतिबंध लगाता है 14 साल से छोटे बच्चों के ऊपर। तो ये कहता है आर्टिकल 24। बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 25 के बारे में, जिसमें आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 जो कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 बोलता है अंतःकरण की व धर्म को मानने और प्रचार की आज़ादी। तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कौन कौन से। पहला है अंतःकरण की आज़ादी। अंतःकरण की आज़ादी से मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको छूट है, और वह किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म के गुरु या भगवान के साथ में जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से संबंध बना सकता है, या उसके छूट दी जाती है। तो यानी कि अंतःकरण की आज़ादी। उसके बाद में मानने का अधिकार। मानने का अधिकार से सीधा सा मतलब वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवी देवता या तीर्थ स्थल में जा सकता है, पूजा कर सकता है। आचरण का अधिकार मतलब व्यवहार का अधिकार। धार्मिक पूजा पाठ समारोह, उसको किस तरह से नियम कानून करना है वो अपने नियम धर्म से कार्य कर सकता है, तो इसकी आचरण की छूट भी देता है आर्टिकल 25। और प्रसार का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपने धर्म का प्रसार करना, तो वो उसको प्रसार भी कर सकता है, मंदिर तीर्थ स्थल भी बना सकता है, बस वो नियम कानून के अंदर में आना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 26 से बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी। इसमें क्या है कि जो नियम कानून की छूट आर्टिकल 25 देता है, उसी का संरक्षण करता है 26। इसमें क्या है, संस्था बनाना। अगर किसी ने धर्म को मान तो लिया, लेकिन उसकी छूट के लिए आगे क्या काम है, संस्था बनाना, तो इसकी छूट कौन देता है, आर्टिकल 26। विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार। हम देखते हैं बहुत सारे संस्थान बने होते हैं जहाँ पर वहाँ के जो मठाधीश होते हैं वही वहाँ पे नियम कानून बनाते हैं और उनका नियम कानून वहाँ पे चलाते हैं। तो इसका विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होता है, जिसमें अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें कर सकते हैं किसमें, आर्टिकल 26 के अनुसार। गाइस, बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में, जो कहता है धर्म की वृद्धि के लिए करों की आज़ादी। देखिए गाइस, क्या है कि जो भी धार्मिक संस्थान है उनको करों से छूट दी जाती है, यानी कि उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कभी कभी किसी किसी धार्मिक संस्थान पर हम
जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रुपये हमसे कुछ रसीद वगैरह काटी जाती है, तो वो इसलिए लिया जाता है वहाँ के रख रखाव के लिए। बाकी बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी धार्मिक संस्थान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं। तो गाइस इससे एक नुकसान भी ये है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा धन जो है इन धार्मिक संस्थाओं में जाता है। देखिए मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बहुत अधिक धन धार्मिक संस्था में जाता है और वो धार्मिक संस्था उन्नति करती जाती है और देश में वो धन उसमें चला जाता है जो वहाँ से निकल भी नहीं पाता। तो एक इसका दुष्प्रभाव भी हमारे समाज में आज देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कि उस संस्था में इतना धन है, उस संस्था में इतना धन है, तो एक दुष्प्रभाव भी हमारे समाज पर है। लेकिन हमारा संविधान बोलता है कि धर्म की वृद्धि के लिए करों की आज़ादी है। संविधान के आर्टिकल 27 में ये भी कहा गया है कि ना तो कोई राज्य किसी धर्म में जो सरकार द्वारा टैक्स लिया गया है उसको किसी भी धर्म के उत्थान के लिए नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे असमानता का भाव प्रकट होता है। तो यह भी इस आर्टिकल में कहा गया है। और उसके बाद में आता है आर्टिकल 28 जिसमें धार्मिक शिक्षा उपस्थित होने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो धार्मिक शिक्षा ले सकता है, इसकी उसको आज़ादी है, इसकी दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह बताई गई है कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी देश का संस्थान, जिस संस्थान को राज्य प्रशासन चला रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका यहाँ पर निषेध किया गया है। 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार है, आप शिक्षा ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर किसी भी राज्य सरकार के जो अंदर में आने वाला संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 29 और 30 की, जिसमें अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। हमारे देश में कोई भी जो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो उसको अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। तो यहाँ पे ये बात होती है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी बोली, भाषा और अपने हितों को बचा सकता है, अपनी संस्कृति को बचा सकता है, इसका अधिकार है। यहाँ पर एक बात ये भी बोली गई है कि किसी भी नागरिक को जो राज्य के अंदर आता है वहाँ पर उसको धर्म या जाति के नाम पर भेदभाव करके रोका नहीं जा सकता कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के बारे में उनको हितों का संरक्षण प्राप्त है। बाद में आता है आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रशासन का अधिकार। जो भी अल्पसंख्यक है संविधान के अनुसार, जैसे मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, वो अपने शिक्षा संस्थान बना सकते हैं। जैसे आपने मदरसा वगैरह देखेंगे, अपने शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, वहाँ पर जाने का अधिकार है और उसको किस तरह से संचालित करना है इसका भी उसको अधिकार है। तो अल्पसंख्यकों के लिए 2 संरक्षण हमारे यहाँ पर संविधान में लिखे गए हैं। तो गाइस ये हुए हमारा आर्टिकल जिसमें बात की गई है मौलिक अधिकारों के बारे में। अब जो आर्टिकल आने वाला है 32, आर्टिकल 32 आने वाला है, उसमें मौलिक अधिकारों के संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, तो हम उसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। उससे पहले बता दूं कि आर्टिकल 31 जो था वो निरस्त कर दिया गया है और उसको संवैधानिक मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में 300A में जोड़ दिया गया है। मैंने आपको ये बता चुका हूँ। अब हम 32 के बारे में बात करेंगे जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसके तहत रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 से 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार इन दोनों को दिया गया है। तो गाइस रिट 5 तरह की होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है और हाई कोर्ट द्वारा 6 तरह की होती है। हाई कोर्ट को एक विशेष छूट दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। तो गाइस हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन सी छूट दी जाती है, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसमें आता है, पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बताने से पहले मैं बता दूं, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उलझने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो 5 रिट है पहले, तो आपको याद रखना है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परम आदेश, एक है प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण और एक अधिकार। देखिए इनमें उलझना मत, इनको लोगों ने इतना हवा बना रखा है कि उलझ जाते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सरल चीज़ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या दिख रहा है, देखो बंदी यानी किडनैप, यानी कि बंदी करना यानी कि जेल में रखना। प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रकट करना, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सीधा होता है शरीर को प्रस्तुत करना। प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी को प्रस्तुत करना, किसी के शरीर को प्रस्तुत करना। इसका अर्थ शाब्दिक ये होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है जो बिना कारण से है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये रिट जारी की जाती है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि जो व्यक्ति हिरासत में उसको हमारे सामने प्रस्तुत करो और हम उसकी जांच करेंगे कि वो सही है या गलत। अगर गलत होगा तो सज़ा दी जाएगी और अगर सही होगा तो उसे सज़ा से मुकर्रर करा दिया जाएगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये किस किस के लिए जा सकती है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के संस्थान या व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है। तो समझ में आ गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शरीर को प्रस्तुत करना, कोई हिरासत में है तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, सिंपल सी बात है। उसके बाद में आता है परम आदेश। देखिए परम यानी कि सर्वोच्च, आदेश, परम आदेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि, परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है और ये अधीनस्थ न्यायालय जो हाई कोर्ट वगैरह है उनके लिए जारी की जाती है या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्थान के लिए जारी की जाती है कि हम आदेश देते हैं
कि जो कार्य हमने आपको दिया था वो आपने क्यों नहीं किया, और आपने हमने जो कार्य दिया उसको नकारने से मना क्यों किया। इसके लिए ये रिट जारी की जाती है परम आदेश है, यानी कि न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ गवर्नमेंट कार्यालय से अपने अधिकार के अंडर में बात कर सकता है कि हमने जो काम दिया आपने वो क्यों नहीं किया, या फिर इस काम को आपने नकारा क्यों है, और किया है तो इसका कारण बताओ। इसके लिए रिट जारी की जाती है परम आदेश यानी कि न्यायालय का आदेश। उसके बाद आता था प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी मना करना यानी कि रोकना। क्या होता है? रोकना, न्यायिक कार्य पर रोक। प्रतिषेध का मतलब ये है कि जो न्यायालय है वो अपने हिसाब से रोक लगा सकता है। अगर कोई कार्य अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का नहीं है या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रतिषेध रिट लगा कर कह सकता है कार्य है वो आपके लेवल से ऊपर। सीधी सी बात है, किसके लिए की जाती है? जो न्यायिक कार्य पर रोक के लिए है, और जो नीचे अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए रिट जारी की जाती है। इस बात करते हैं चौथी रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण यानी सूचना देना। देखिए उत्प्रेषण, प्रेषण यानी होता है भेजना यानी कि सूचना देना। इस रिट में क्या होता है? मामले स्थानांतरण। इस रिट में यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब देखती है कि उसके नीचे जो भी न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह है, अगर वहाँ पर कुछ मामले लंबे समय से रुके हैं या लंबित पड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि इस मामले को आप हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में चल रहा है और वो चल जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश के माध्यम से, उत्प्रेषण के माध्यम से कह सकती है कि आप जो मामला इनका वहाँ चल रहा था आप उसको हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। तो ये इसके लिए जारी की जाती है, काय के लिए? उत्प्रेषण के लिए यानी कि सूचना देने के लिए, मामला स्थानांतरण के लिए रिट जारी की जाती। अब गाइस लास्ट रिट आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या है? व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय दायर दावे की जांच के लिए किया जाता है, और यह इच्छित व्यक्ति द्वारा होती है। जो 4 रिट ऊपर पड़ी ये जो है ये पीड़ित व्यक्ति द्वारा होती है, लेकिन ये कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। अगर मान लो आपने कोई कार्य, जैसे कार्यालय में कोई कागज बनवाने के लिए, जैसे इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए अप्लाई किया, तो अगर आपका कार्य नहीं हो सकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपका अधिकार है। और व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में जाकर आप बोल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि जिस कार्य के लिए यहाँ पे आवेदन दिया गया था व्यक्ति द्वारा, आपने वो क्यों नहीं किया। तो अधिकार परीक्षा बोलता है। इसमें क्या होता है? जो भी सार्वजनिक कार्यालय है, लोक सेवा कार्यालय है, उनके अनाधिकार पर रोक लगाता है, उनकी मनमानी पर रोक लगाता है। तो 5 तरह की रिट है, बहुत सरल सी बनती। प्रत्यक्षीकरण जिसमें सही प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी क्या है? परामर्श जिसमें हम आदेश देते हैं जो नीचे गवर्नमेंट संस्थान है, और फिर प्रतिषेध जिसमें रोका जाता है न्यायिक क्षेत्र पर, फिर उत्प्रेषण है जिसमें सूचना देने का मामला हस्तांतरण होता है, फिर अधिकार परीक्षा जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय दावा दाचे की जांच के लिए होता है जो इच्छुक व्यक्ति द्वारा होती है। तो गाइस मैंने मूल अधिकारों को बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे से आपके सामने रखा है और आपको याद कराने की कोशिश भी की है। तो गाइस आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा, और पिछला वीडियो नहीं देखा तो उससे भी देखिएगा, दोनों वीडियो देखिएगा, और फिर आपको चीज़ें और भी बहुत क्लियर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आपको फिर बार बार कभी भी मूल अधिकारों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी। इनको आप लिखिएगा, व्यवस्थित नोट्स बनाइएगा, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। तो गाइस आप इनको लिखिएगा और याद कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा, और इसके बाद में आप जो भी हो सके इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा। जो भी आपके पास मेथड हो, पैटर्न हो, ऑनलाइन पैटर्न है तो ऑनलाइन के माध्यम से सुविधा है तो वहाँ लगा सकते हो। अगर ऑफलाइन आपके पास कोई नोट्स वगैरह है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, इससे क्या है कि ये चीज़ें आपके माइंड में फिट होती जाएगी, आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाइयों बहनों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस धन्यवाद, जय हिंद।